सो वेलकम एवरीवन टू डॉक्टर नितिन्स अकेडमी। कहाँ थे हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इवोपरेशन स्टार्ट कर दिया था और इवोपरेशन का जो बेसिक्स होता है कि इवोपरेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका एक डिटेल्ड मैकेनिज्म अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो क्या होता है इवोपरेशन? हमने देखा था कि इवोपरेशन भी वेपराइजेशन की तरह ही एक फिनोमेना होता है जिसमें कोई भी लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर स्टेट या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो वेपराइजेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम बॉइलिंग भी बोलते थे, वो वाली प्रोसेस हीट करने पे ही होती थी, कुछ टेम्परेचर देने पे होती थी, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती थी जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। जैसे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच होने के बाद बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोल देते थे वेपराइजेशन। इवोपरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना। इवोपरेशन में क्या फर्क होता है कि ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। एट एनी टेम्परेचर इट कैन टेक प्लेस। आपको हीट करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पसीना जो सूखता है हमारे शरीर से अपने आप सूख जाता है, हीट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पानी जो सड़कों पर पड़ा रहता है बारिश के समय जो भर जाता है, कुछ समय बाद अपने आप सूख जाता है। कपड़े अपने आप सूख जाते हैं जब हम उसको सुखाने के लिए डालते हैं। तो इन सब प्रोसेसेस में हीट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बिना हीटिंग किए हो रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन और ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना का मीनिंग ही समझाया था डायग्राम से कि एक्चुअली में किसी भी लिक्विड के अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जो सरफेस पे होते हैं और एक जो बल्क में होते हैं। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स बल्क मॉलिक्यूल्स की तुलना में ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी भी ज्यादा होती है और उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कमजोर होती हैं। तो वो आसानी से लिक्विड के सरफेस के बाहर चले जाते हैं, एयर में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं और वेपर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसलिए इसको हम सरफेस फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी कहानी अपन ने डिस्कस कर ली थी, एक शॉर्ट सा रिवीजन भी हो गया अपना इसका। इसके अलावा आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने इस हेडिंग के बारे में भी डिस्कशन किया था कि व्हाट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी इवोपरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम इवोपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो कुल 4 फैक्टर्स थे, ये नाम भी लिखाया था मैं लास्ट लेक्चर में। क्या क्या थे? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लास्ट क्या था? विंड स्पीड। तो आज हम उन्हीं एक एक फैक्टर्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि उनके इंक्रीज या डिक्रीज करने से इवोपरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। और बहुत सिंपल है, अगर आपको इवोपरेशन का बेसिक्स क्लियर हो गया कि इवोपरेशन होता कैसे है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो कि किसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे आज की। हेडिंग लगा लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। जब भी इवोपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है अलग से, तो हमको इस चीज को भी लिखना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं पहले फैक्टर से। फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है इवोपरेशन को, ये होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, मैथ्स में पढ़ते रहे होगे, एरिया वगैरह तो जानते होगे क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? तो किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस, जैसे कि आपका कोई कंटेनर है, जैसे आपका कोई इस तरह से कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिक्विड को भरा हुआ है। तो जितना एरिया ये ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। या ये बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जो आपने लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं उसका सरफेस एरिया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये इसका एक सरफेस है, ये सरफेस किसी जगह पर प्लेस करने पे कितना एरिया ऑक्यूपाई कर ले रहा है, दैट इज सीधी सीधी भाषा में इसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। अब फॉर्मूला वाइज डेफिनेशन तो अलग होती है मैथ्स में, ये तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और मैथमेटिकल में तो जाना नहीं है अपन को क्या होता है। तो सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑक्यूपाइड बाय सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सीधी सीधी बात है। तो इसकी डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है।
समझते हैं सीधे सीधे कि सरफेस एरिया के कम या ज्यादा होने से इवापोरेशन पे क्या असर पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 3 अलग अलग सरफेस एरिया वाले कंटेनर ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। एक जैसे कि मैंने ले लिया ये कंटेनर, समझ रहे हो क्या है ये, एक ग्लास है, छोटा सा ग्लास है, एक नैरो सा। एक मैं ले लेता हूँ कोई ऐसा ओपन कंटेनर स्क्वायर शेप का, इस तरीके से कोई कंटेनर होगा, ठीक है, ये हो गया। और एक मैं ले लेता हूँ इससे भी बड़ा कंटेनर, ऐसा कोई रेक्टेंगुलर शेप का, ये बड़ा सा कंटेनर। भाई बर्तन तो अलग अलग शेप के आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैंने 3 डिफरेंट टाइप के कंटेनर लिए हैं और क्लियर कट दिख रहा होगा इन तीनों कंटेनर्स का सरफेस एरिया भी अलग अलग है। सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, भाई ग्लास ऑफ वाटर का। इस ग्लास का सरफेस एरिया सबसे कम है, देखो कितना कम है सरफेस एरिया, इसका इससे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा है। यानी कि सबसे कम सरफेस एरिया अगर आप बोलो तो किसका है, इसका। ये मैं डाउन एरो से दिखा दे रहा हूं। और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, थर्ड वाले कंटेनर का, मैक्सिमम सरफेस एरिया है इसका। तो इससे होगा क्या, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम बात पढ़ रहे हैं इवापोरेशन किसका होता है, लिक्विड का होता है ना। इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से क्या बनता है, वेपर, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, एट एनी टेम्परेचर। तो हम इसके अंदर कोई लिक्विड भी ले लेते हैं, वाटर ले लिया, जैसे कि मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, मान लो मैंने ये इस तरीके से। अब इवापोरेशन क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम। इवापोरेशन के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो सरफेस पे होते हैं। भाई 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक होते हैं जो बल्क में होते हैं अंदर में, और एक होते हैं जो एकदम बाउंड्री पे होते हैं, भागने के लिए तैयार, एकदम मतलब गेट खोल दो तो एकदम बाहर भाग जाए, सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो मैं सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रहे इसमें सरफेस मॉलिक्यूल्स। ऐसी सरफेस मॉलिक्यूल्स यहाँ भी ड्रॉ कर लूँ, समझ रहे हैं अपन सरफेस एरिया से क्या असर पड़ता है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये रहे सरफेस मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल से किन किन चीजों में डिफर करते हैं, एक तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और दूसरा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कमजोर है इनके बीच की, ठीक है। तो होगा क्या, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स इजिली वेपराइज कर जाएंगे और यहां से एस्केप कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहां भी होगा ऐसे ही कहानी। भाई इवापोरेशन तो तीनों में होगा, इवापोरेशन तो तीनों में होगा। तीनों ही कैसे हैं, ओपन कंटेनर है। अगर इनमें से कोई एक क्लोज्ड होता तो आप बोलते कि अरे इसमें तो इवापोरेशन होगा ही नहीं। इवापोरेशन तीनों में होगा, इसमें भी होगा इवापोरेशन। देखो ये आपके क्या बन रहे हैं, वाटर वेपर्स, दीज आर वाटर वेपर्स। अब सवाल ये उठता है कि इवापोरेशन ज्यादा किसमें हो रहा है, किसमें इवापोरेशन ज्यादा होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इवापोरेशन किन के कारण होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स के कारण। ये आपके कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर सरफेस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिख देता हूं तो जान रहे होगे अब। तो इवापोरेशन अकर्स ड्यू टू सरफेस मॉलिक्यूल्स। अब जरा बताओ सरफेस मॉलिक्यूल्स की संख्या किसमें सबसे ज्यादा है, इस कंटेनर में ज्यादा है कि इस कंटेनर में ज्यादा है। भाई क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स या सरफेस पार्टिकल्स बोल लो, सबसे ज्यादा किसमें है, इसी कंटेनर में है। क्यों, क्योंकि इस कंटेनर का सरफेस एरिया भी ज्यादा है। देखो भाई इस कंटेनर का सरफेस एरिया कितना बड़ा है, तो इसके कारण लिक्विड का भी सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आके तैयार हो जाएंगे बैठने के लिए। भाई छोटा सा कमरा है, निकलने का एक ही रास्ता है, तो सबकी सब भीड़ एक ही जगह आ जाएगी, ठीक है। अगर बड़ा कमरा है और हर जगह दरवाजे लगे हुए हैं तो सब लाइन से लग जाएंगे खड़े होके, अरे यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा, कमरा जितना बड़ा, उतनी लंबी लाइन लग जाएगी आगे निकलने की। और सरफेस मॉलिक्यूल्स कम कहाँ पर हैं सबसे, इस वाले के अंदर। इसके अंदर सरफेस मॉलिक्यूल देखो कितना कम है। अब 4 नहीं होंगे, होंगे तो बहुत सारे यहाँ भी, बट वो डायग्राम से रिप्रेजेंट किए।
तो अब अंदाजा लगा लो भाई, सरफेस मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा, वाटर वेपर भी उतने ज्यादा बनेंगे भाई, जितने ज्यादा सरफेस मॉलिक्यूल उतने ज्यादा सरफेस मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और जितना ज्यादा वेपराइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इवोपरेशन होगी। तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर्स कहाँ फॉर्म हो रहे होंगे, इधर भाई, सबसे ज्यादा सरफेस मॉलिक्यूल यहाँ है, तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर भी यहीं पे बन रहे होंगे। सबसे कम वाटर वेपर कौन बना रहा होगा, ये पहला वाला। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम, उसमें सरफेस मॉलिक्यूल भी कम। यानी कि आंसर मिल गया, इवापोरेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इस वाले कंटेनर में, क्योंकि मैक्सिमम टाइप के वाटर वेपर यहीं पे फॉर्म हो रहे हैं। सबसे कम इवापोरेशन कौन शो कर रहा होगा, ये पहला वाला कंटेनर। ठीक है, और बीच वाला तो जान ही रहे हो, तो बीच का है, तो अंदाजा लगा लो क्या होगा वहां पे। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल गया, ये रिलेशनशिप आ गई आपके पास। ये आपको पता चल गया कि इवापोरेशन का सरफेस एरिया से क्या रिलेशनशिप है। तो हम बोल सकते हैं सीधे सीधे कि इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बोलो सही है कि नहीं, है ना। ये तो जान रहे हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब कोई चीज एक दूसरे के, तो उसका मतलब ये होता है कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक को घटाओगे तो दूसरी भी घटेगी। यानी कि सीधी सीधी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, इवापोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली सरफेस एरिया जितना कम होगा, इवापोरेशन उतना कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो चाहो तो यहाँ पे स्टेटमेंट करके लिख देना कि ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स फास्टर। रेट मतलब क्या होता है, स्पीड। रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब उसकी होने की स्पीड, ये भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। दिख रहा है क्लियर कट। देखो सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस मॉलिक्यूल भी ज्यादा, सरफेस मॉलिक्यूल ज्यादा तो वाटर वेपर भी ज्यादा निकलेंगे, और वाटर वेपर जितना ज्यादा निकलेंगे इवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। तो समझ में आ गया। तो ये है सरफेस एरिया का रिलेशनशिप। अगर आपसे कोई पूछे कि सरफेस एरिया का इवापोरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप बोलोगे कि जितना बड़ा कंटेनर, जितना पानी को आप बड़े कंटेनर में लोगे, इवापोरेशन उतना ही फास्टर होगा। क्यों, क्योंकि कंटेनर जितना बड़ा होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप करके भी देख सकते हो। अगर आप एक ग्लास में पानी लेके रख दो, और साइड में आप एक बड़े से कंटेनर में पानी भर के रख दो, ठीक है, टब में, और कुछ समय के लिए छोड़ दो उसको कुछ दिनों तक, तो आप देखना कि जो टब में पानी होगा वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, उसका लेवल जल्दी नीचे हो जाएगा। जबकि ग्लास वाला जो पानी है वो धीरे धीरे होगा, उसके लेवल पे उतना असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका सरफेस एरिया कम है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये था आपका पहला फैक्टर, दैट इज सरफेस एरिया। मिटा दिया जाए। समझ में आ गई, क्लियर हो गई। देखो डायग्राम वायग्राम से समझा रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी हो। चलो अब आता है दूसरा फैक्टर, और ये तो बहुत ही सिंपल है, और वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इवोपरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या पड़ता है टेम्परेचर का कोई असर? बिल्कुल पड़ता है, तभी तो पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। क्या असर पड़ता है टेम्परेचर का? तो सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ इवोपरेशन को, ये है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है तो जान रहे हो, ठीक है, इसको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक वैल्यू है, एक एंटिटी है जिससे हम मेजर कर सकते हैं हीटिंग या कूलिंग करने पे टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, अपन जानते हैं। सवाल ये उठता है कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा इवोपरेशन के ऊपर। तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ इवोपरेशन का एक। अब सरफेस एरिया का तो कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो मैं कोई भी कंटेनर बना सकता हूँ। ये कंटेनर हो गया, ये आपका, इसके अंदर वाटर ले लिया मैंने, ये क्या हो गए, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हो गए,
और ये जान रहे हो ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स। लिख दूं इसको, चलो अब तो समझ गए होगे ना, मैकेनिज्म समझा दिया। ये हुए बल्क मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर कॉल्ड सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो होगा क्या, सरफेस मॉलिक्यूल्स कुछ समय के बाद ज्यादा एनर्जी होने के कारण टिक नहीं पाएंगे लिक्विड के अंदर, और एनर्जी ज्यादा होने के कारण बाहर निकल जाएंगे। भाई लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी कम ज्यादा होती है, कम होती है, थोड़ी ज्यादा ही होती है। बट सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी और भी ज्यादा, क्योंकि एकदम बाउंड्री पे है, एकदम भागने की फिराक में है कि बस गेट खुले और निकल जाएं। तो कुछ समय बाद ये इतनी इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा एनर्जी खींच लेते हैं ये बाकी सब जगह से कि ये ज्यादा एनर्जी गेन के अब एक्साइटेड हो जाएंगे, तो अंदर तो रहेंगे नहीं। आपकी एक्साइटमेंट ज्यादा होगी तो आप घर में नहीं टिकोगे, घूमने निकल जाओगे। तो ये भी घूमने निकल जाते हैं, ठीक है, और क्या बना लेते हैं, वाटर वेपर्स। तो ये तो इवापोरेशन हो रहा है, बढ़िया। क्या हमको यहाँ पे इसको कुछ हीट करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पढ़ चुके हैं इवापोरेशन नेचुरल फिनोमेना है, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर विथआउट हीटिंग। बट फिर भी स्टिल मान के चलते हैं, मान लो इसको हम हीट भी कर दें। लेट से कि मैंने यहाँ पे नीचे से इस कंटेनर को किसी बर्नर के ऊपर रख दिया। नाउ यू आर हीटिंग दिस कंटेनर। इवापोरेशन को हीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम करके देख रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट कि क्या असर पड़ सकता है, क्या हीट करने से इवापोरेशन और भी जल्दी होगा, क्या स्लो हो जाएगा हीट करने से। तो हमने इसको हीट करने लगे नीचे से। अब हीट करने का मतलब क्या हो रहा है, सीधी सीधी भाषा में यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हीट करना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, कूल करना मतलब टेम्परेचर घटना, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, तो ये चीज बहुत ही सिंपल है। अरे वेपराइजेशन का मैकेनिज्म समझो क्या था भाई, देख रहे हो ये प्रोसेस थोड़ी बहुत वेपराइजेशन से ऐसी नहीं लग रही है। अब वेपराइजेशन में भी यही चीज होती थी, वहां भी लिक्विड से क्या बनता था, वेपर बनता था, बट वहां पे हीट करने से बनता था। तो यहाँ पे इवापोरेशन क्या हो रहा था, इवापोरेशन में सरफेस मॉलिक्यूल बाहर जाके वेपर्स बना रहे थे, और ये प्रोसेस बिना किसी टेम्परेचर के इंक्रीज किए बिना हो रही थी। अब आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यू आर गिविंग व्हाट, यू आर गिविंग हीट एनर्जी। भाई हीट भी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो इस हीट एनर्जी को क्या करेंगे ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन से, सभी करेंगे, पर ज्यादा गेन कौन करेगा हीट एनर्जी को, सरफेस मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी पहले से ही ज्यादा थी। तो सरफेस एनर्जी की, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पहले से ही ज्यादा थी, और आपने उनको ऊपर से हीट भी कर दिया, हीट एनर्जी भी दे रहे हो आप उसको, तो ये और भी ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे, दे बिकम सुपर एक्साइटेड। और जब कोई सुपर एक्साइटेड हो जाता है तो वो जल्दी भागेगा बाहर, समझ रहे हो। ऐसे भी ये धीरे धीरे एक एक करके बाहर जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। इवापोरेशन तो पहले भी हो रहा था, बट स्लोअर था तब इवापोरेशन, तब अपनी नेचुरल स्पीड से हो रहा था वो, ठीक है। बट अब आपने हीट कर दिया, आपने लालच दे दिया, एनर्जी दे दी, आपने बाहर से एनर्जी दे दी, तो इनको और ज्यादा एनर्जी मिल गई और एक्साइटेड हो गए, तुरंत एक साथ सबके सब बाहर निकल जाएंगे। यानी कि इवापोरेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवापोरेशन इंक्रीज हुआ ना, इवापोरेशन भी, ज्यादा एनर्जी तो जल्दी निकलेंगे, जल्दी निकले मतलब इवापोरेशन बिकम फास्टर। आ गया कि नहीं रिलेशनशिप, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन भी ज्यादा फास्टर होता है, ठीक है। भाई आपको कहीं घूमने जाने का मन है, ठीक है, पर आप जा नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, घर वालों ने पैसे नहीं दिए, मतलब आपकी एनर्जी अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि आप घर के बाहर जा सको, इतने एक्साइटेड हो आप कि हाँ कभी भी गेट खुल जाए या कभी भी कोई बोल दे कि हाँ घूमने चलते हैं तो आप चल दोगे। बट आपकी एनर्जी इतनी भी ज्यादा नहीं है अभी कि आप गेट खोल के भाग जाओ कि चलो हम तो आज घूम के आएंगे, पिक्चर देख के आएंगे। और मान लो आपके पापा या मम्मी ने पैसे दे दिए आपको, लो बेटा 500-1000 रुपए लो, जितनी ऐश करनी है करो। तो क्या होगा, अब तो आपको लालच भी मिल गया और बगल से एनर्जी भी मिल रही है आपको, अब आप सुपर एक्साइटेड हो जाओगे, अब तो आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो आप निकलोगे दिन भर ऐश करोगे। तो समझ में आया, तो यानी कि क्या रिलेशनशिप आ गई आपकी,
इवोपरेशन क्या है, डायरेक्टली के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इवोपरेशन बिकम्स फास्टर। हीट कर दोगे तो इवोपरेशन और भी ज्यादा अच्छी तरीके से होने लगेगा। तो लिख सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of evaporation also increases। बस टेम्परेचर कम कर दो, ठंडा कर दो इसको, इस कंटेनर को लेके उठा करके किसी फ्रीजर में रख दो, या विंटर सीजन की बात करते हैं हम, ठंडा समय रहता है जब, तो ये स्लो हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है, तो सरफेस एरिया जैसी रिलेशनशिप है यहाँ भी। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया, ये क्लियर हुई कहानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से आप सरफेस मॉलिक्यूल्स को क्या दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो। अच्छा, हीट एनर्जी दे रहे हो मतलब क्या हो रहा है, सुपर एक्साइटेड हो रहे हैं। सुपर एक्साइटेड मतलब काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा हो गई। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी निकल जाएंगे बाहर, इवेपोरेशन उतना फास्टर हो जाएगा। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नोट डाउन करो इसको भी। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर के ऊपर। हो गया, चलो थर्ड फैक्टर क्या आता है अब, ह्यूमिडिटी। तीसरा फैक्टर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है दैट इज योर ह्यूमिडिटी। तो हेडिंग लगा देंगे ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, उमस। अभी जैसे बारिश का सीजन आएगा, बहुत उमस होती है शुरुआत में, है ना, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, उमस क्यों होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर, मतलब एयर में। क्या बोल रहे हैं ह्यूमिडिटी मतलब, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास जो भी एयर है, जो भी हवा है, इसमें ऑलरेडी पहले से ही कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। अब उसी वाटर वेपर के अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी। तो जब वाटर वेपर ज्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती, कम होते हैं वाटर वेपर तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी कम है। तो कभी वेदर चेक करके देखना, फोन में सबके ऐप होती है वेदर की ऐप, जब हम वेदर चेक करते हैं तो उसमें टेम्परेचर दिखाता है डेली कि आज टेम्परेचर कितना है पर्टिकुलर लोकेशन में। और उसको और डिटेल में अगर देखोगे ऐप खोल के तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाएगा, विंड स्पीड दिखाता है, ठीक है, और पार्टिकल्स दिखाता है कितने हैं हवा में, और उसमें ह्यूमिडिटी भी मेंशन्ड होती है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अवर एयर। कहाँ से आते हैं वाटर वेपर, भाई इतने सारी वाटर बॉडीज हैं, अर्थ में कितना सारा पानी है, बारिश का पानी, नदियों का पानी, छोटे छोटे गड्ढे हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, ओशियंस हैं, तो हर जगह से वाटर वेपर इवेपोरेशन होके निकल रहे होंगे। वही वाटर वेपर हवा के साथ घूमते रहते हैं, जगह जगह ट्रेवल करते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ह्यूमिडिटी का इवेपोरेशन पे क्या असर पड़ता है, क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्या कम होगा, इसको समझते हैं, आ जाओ। तो फिर से मैं एक बर्तन बना रहा हूँ, एक बाल्टी, इसके अंदर वाटर ले लिया। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ये बल्क मॉलिक्यूल्स है, अब तो समझ गए ना सरफेस मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और बल्क मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। दीज आर सरफेस मॉलिक्यूल, दीज आर बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या हो रहा था, इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होगा, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है तो ये और एनर्जी इधर उधर से लेकर के कुछ समय बाद बाहर निकल जाएंगे, एस्केप, और एस्केप होने के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नाउ दे बिकम कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। तो ये आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, वाटर लिया हुआ है। तो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में, तो इवेपोरेशन हो रहा है। अच्छा, अब देखो ये वाटर वेपर्स निकल करके जा कहाँ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, देखो यहाँ तक तो लिक्विड है आपका, यहाँ तक तो लिक्विड है, लिक्विड के जस्ट ऊपर जितना भी खाली एरिया है कंटेनर का और ये जो बाहर वाला एरिया है,
इस एरिया को आप क्या बोलोगे? इस एरिया को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। भाई ये क्या है? आपकी एयर है ना, बाकी जगह तो हवा भरी होगी, बाकी जगह तो एयर होगी। कंटेनर कैसा है? ओपन कंटेनर है, तो इसको छोड़ के, इतने पोर्शन को छोड़ के बाकी सब जगह क्या है? आपकी नॉर्मल एयर है, आसपास सराउंडिंग वाली। और हमने क्या बोला कि इस एयर के अंदर भी ऑलरेडी पहले से भी कुछ वाटर वेपर मौजूद होते हैं, जैसे कि ये डॉट से बना दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये आपकी क्या है? एयर है। और हमने क्या बोला कि एयर के अंदर पहले से भी कुछ वाटर वेपर के अमाउंट मौजूद होते हैं, सब जगह होंगे, आगे बागे सब जगह। ये तो मैं ऊपर में दिखा रहा हूं बस। तो ये आपके कौन से हैं? ये भी क्या है? वाटर वेपर्स ही हैं, ठीक है? और ये वाटर वेपर्स कौन से हैं? इन एयर। भाई हवा में पहले से भी कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे इवोपरेशन पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो क्या असर पड़ेगा इवोपरेशन पे। इवोपरेशन में हो क्या रहा है? सरफेस के मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर में, वाटर वेपर्स में। और ये यहां से एस्केप करके कहां जाके डिसॉल्व हो रहे हैं? एयर में। एयर में जाके मिक्स हो जा रहे हैं। अब एयर में ऑलरेडी पहले से भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, जगह ही नहीं है। आप जो जगह छोड़ के जिस दूसरी लाइन में खड़े होने जा रहे हो, वहां पे ऑलरेडी पहले से 10 लोग खड़े हैं लाइन में। होता है ना, अपन कहीं पेट्रोल पंप या बैंक में लाइन में जाते हैं, तो हम जिस लाइन में खड़े हैं उसके अलावा हम आजू बाजू भी देखते हैं, अरे वहां कम लोग खड़े हैं, चलो वहां लग जाते हैं, अरे वहां पे कम लोग खड़े हैं, वहां चले जाते हैं। तो ये वाटर वेपर जो पानी वाले थे, अल्टीमेटली जा कहाँ रहे हैं? एयर में ही तो जा रहे हैं। और एयर में आप क्या बोल रहे हो? पहले से ही वाटर वेपर मौजूद है। और मान लो ये वाटर वेपर ज्यादा है, लेट से ह्यूमिडिटी क्या है? ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? कि वाटर वेपर भी ज्यादा। अब जब एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर पहले से मौजूद है, तो क्या ये एयर इन वाले वाटर वेपर्स को आने देगी? बिल्कुल भी नहीं। भाई आपके पास ऑलरेडी जगह पूरी भरी पड़ी है, सामने वाला आने चाह रहा है आपके पास, अरे हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे ग्रुप में शामिल होंगे, तो आप क्या बोलोगे? भैया यहाँ तो ऑलरेडी भीड़ है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे आके क्या करोगे? तो यहाँ ऑलरेडी भीड़ भाड़ पहले से है, यहाँ पहले से ही एयर में वाटर वेपर ज्यादा है, तो ये बोलेगी एयर, भैया तुम यहाँ आके क्या करोगे? जगह ही नहीं है यहाँ पे, हम ऑलरेडी वाटर वेपर लेके घूम रहे हैं पहले से। तो एयर क्या बोलेगी इन वाटर वेपर्स को कि भैया तुम एक काम करो, जहां से निकले थे वहीं वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। थोड़े बहुत तो चले जाएंगे, थोड़े बहुत तो डिसॉल्व हो जाएंगे एयर में, पर जो बाकी एक्सेस ऑफ वाटर वेपर जो आपके निकले थे, ये ऊपर गए थे, तो क्या हुआ था? इवापोरेशन। अब ये वापस पलट के कहाँ आ जाएंगे? नीचे। भाई इवापोरेट होके होने गए थे, मस्त बाहर जाएंगे, मस्त इवापोरेट होंगे और वापस आ गए। भीड़ थी ज्यादा, घूम करके फिर अपनी लाइन में आ गए। दूसरी लाइन में लगने गए थे कि वहां छोटी लाइन है, जल्दी काम हो जाएगा, और वहां पहुंचे तो पता चला यहाँ तो और लंबा काम है, आगे वाला तो 6-6 डॉक्यूमेंट लेके बैठा है। होता है नहीं? तो अब ये पलट के कहाँ आ जाएंगे? वापस। अब वापस आने का मतलब क्या हो रहा है? ये पहले क्या हो रहे थे? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। इस वाली प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। ऐसे इवापोरेशन का उल्टा हो रहा है अब, मतलब जो वाटर वेपर बने थे आपके, अब वो ऊपर तो जा नहीं पा रहे, एयर में तो जा नहीं पा रहे, तो वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में, छोटी छोटी बूंदों में, और ये बूंदे वापस से आके इसी पानी के अंदर मिल जाएंगी। और इस प्रोसेस को अपन पढ़ चुके हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। पढ़ चुके हैं ना पहले? भाई वेपर से वापस पीछे लिक्विड बनना ठंडा होने के कारण, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है? तो ये वेपर्स वापस से वाटर की फॉर्म में पानी के अंदर आ जा रहे हैं, कंटेनर के अंदर। यही रीजन है कि कंटेनर का कोई लेवल चेंज नहीं होगा और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ तो इवापोरेशन हुआ ही नहीं। दिनों दिनों तक रख दो, महीनों महीनों रख दो, देखो ऐसे इवापोरेशन ही नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर पहले से मौजूद थे। तो अब आपकी रिलेशनशिप आ गई। देखो, वाटर वेपर एयर में जितने ज्यादा, ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा,
और जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा, वाटर वेपर को ऊपर आने में उतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वापस नीचे आ जा रहे हैं, यानी कि इवापोरेशन क्या हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है ना, इवापोरेशन अच्छे से नहीं हो रहा। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पे इवापोरेशन डिक्रीज होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है इन दोनों की। क्लियर है, समझ में आ गया? दैट मीन्स ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करोगे तो इवापोरेशन उल्टा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहां पे लिख सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। तो यहां पे उल्टा रिलेशनशिप है, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से इवापोरेशन कम होता है। और रीजन बता दिया, क्योंकि वाटर वेपर को जगह ही नहीं मिल रही है एयर में जाने की, एयर में ऑलरेडी पहले से भीड़ भाड़ है, जा ही नहीं पा रहे हैं, तो लौट के वापस आ जाएंगे, लौट के बुद्धू घर को आए, कंडेंसेशन हो गया इनका, तो इवापोरेशन भी नहीं होगा। यही रीजन है कि जब हम कपड़े बारिश के सीजन में सुखाते हैं तो जल्दी नहीं सूखते, है ना भाई। बारिश के सीजन में कपड़े सुखाओ, दिनों दिनों पड़े रहते हैं पर सूखते ही नहीं है, जबकि वही कपड़े समर सीजन में हाल सूख जाते हैं गर्मियों में। क्यों? क्योंकि बारिश के सीजन में क्या होता है, ये सर्दियों के सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। बारिश के सीजन में बारिश होने के कारण एयर में वाटर वेपर ज्यादा होते हैं, तो इस कारण से कपड़े में जो पानी है वो इवापोरेट नहीं हो पाता, और इवापोरेट नहीं हो पाएगा तो कपड़े सूख नहीं पाएंगे, ये रीजन है उसका। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें डे टू डे लाइफ के। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और याद कर लो, ऐसी एयर जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ऐसी टाइप की एयर जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी ज्यादा है, तो ऐसी टाइप की एयर को हम बोलते हैं ह्यूमिड एयर, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। तो ह्यूमिड मतलब समझ रहे हो ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसलिए ह्यूमिड एयर बोलते हैं उसको हम, या फिर सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है जहां पे फर्दर एडिशन पॉसिबल ना हो, सैचुरेट हो गए, लिमिट हो गई अब अपनी, अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, नहीं, भूख लगनी बंद हो गई, खाना खा लिया ठूस ठूस के, तो सैचुरेटेड मतलब लिमिट, इसके आगे अब फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से वाटर वेपर मौजूद है तो ये मना कर देगा, भैया हमें नहीं चाहिए वाटर वेपर। ठीक है, तो ह्यूमिड एयर में इवापोरेशन कैसा होता है, स्लो है ना। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर पहले से मौजूद है। देख लो, ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवापोरेशन। सिमिलरली ऐसी एयर जिसकी ह्यूमिडिटी कम हो, जिसमें ह्यूमिडिटी कम हो, या ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब कि जो वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी कम है। ये वाटर वेपर कौन से हैं, जो एयर में ऑलरेडी होते हैं वो वाले हैं, ये वाले नहीं है जो इवापोरेशन होने पे बन रहे थे। तो ह्यूमिडिटी कम यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी कम, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम है, तो ऐसी एयर को हम बोलते हैं ड्राई एयर, सूखी एयर, वाटर वेपर कम है। या सैचुरेटेड का उल्टा अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड मतलब कि अभी इसमें कुछ और चीजें हम ऐड या डिसॉल्व कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड है। तो सिंस एयर अनसैचुरेटेड है, ड्राई है, वाटर वेपर कम है, बहुत ना के बराबर है, तो ऐसी एयर में इवापोरेशन अच्छे से हो जाएगा। भाई ऐसी एयर बोल देगी कि हाँ ले आओ बढ़िया, हमारे पास खूब जगह है, मेरे पास वाटर वेपर है ही नहीं। तो यानी कि ड्राई एयर में इवापोरेशन कैसा हो जाता है, फास्टर। तो ये चीज याद रख लेना, एयर के भी टाइप्स हो सकते हैं ह्यूमिडिटी के बेसिस पे। तो उमस ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे सकते हैं इसका, स्वेटिंग। उमस जब ज्यादा होती है तो पसीना नहीं सूखता, है ना, खूब पसीना आता जरूर रहता है पर सूखता ही नहीं है, ऐसा लगता है चिपचिपा चिपचिपा लगता है एकदम। क्यों? क्योंकि पसीना सूखना क्या होता है, एक इवापोरेशन की प्रोसेस है, और ये प्रोसेस तब अच्छी तरीके से होती है जब एयर ड्राई हो। अब बारिश के सीजन में क्या होता है,
बारिश में ज़्यादा बारिश होने के कारण एयर ह्यूमिड हो जाती है, ह्यूमिड एयर है तो इवोपरेशन स्लो हो जाएगा। इवोपरेशन स्लो होना मतलब पसीना नहीं सूखेगा आपका, पसीना नहीं सूखेगा तो हमको चिपचिपापन लगेगा। ठीक है, चलो तो ये थी ह्यूमिडिटी, नोट कर लो इसको भी, मिटा दूं। चलो, चौथा और आखिरी लास्ट फैक्टर जो आता है जो रेट ऑफ इवोपरेशन को अफेक्ट करता है वो है आपकी विंड स्पीड, हवा की गति। ठीक है, विंड स्पीड का क्या रिलेशनशिप होता है? देखो, विंड स्पीड वाला फैक्टर जो है ये ह्यूमिडिटी से कनेक्टेड है। कैसे है अभी समझ में आ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी समझ में आ गया है क्या होती है और उससे क्या असर पड़ता है इवोपरेशन पे, तो विंड स्पीड भी समझ में आ जाएगा। तो विंड स्पीड का क्या फर्क पड़ता है इवोपरेशन की रेट के ऊपर। तो विंड स्पीड तो जान रहे हो क्या होता है। व्हाट इज विंड स्पीड? द स्पीड with which the air flows is called wind speed। जो जनरल सी चीज है। द स्पीड विथ विच द एयर फ्लोज, किस स्पीड से एयर फ्लो हो रही है, हवा किस गति से चल रही है, उसको हम बोलते हैं विंड की स्पीड। ठीक है, फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड की स्पीड के कम ज्यादा होने से क्या असर पड़ सकता है इवोपरेशन के ऊपर। विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या इवोपरेशन ज्यादा होगा, क्या कम हो जाएगा? समझते हैं इसको भी, आ जाओ। तो फिर से एक और कंटेनर ठीक है, फिर से इसके अंदर एक और लिक्विड के ऊपर सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस पे कौन से होते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल, और अंदर में क्या होते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी निकल लेंगे, चल देंगे बाहर, और क्या बना लेंगे? वाटर वेपर्स। ये हो गई आपकी गैसियस फेज। यहां आपने लिया हुआ है वाटर विच इज अ लिक्विड फेज। हो गया आपका इवोपरेशन। अब विंड स्पीड का इवोपरेशन से क्या रिलेशनशिप है समझते हैं। आगे मैंने क्या बोला कि विंड स्पीड जो है ये कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है? ह्यूमिडिटी से। अगर आपको विंड स्पीड का इफेक्ट समझना है इवोपरेशन पे क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी पहले पढ़ना जरूरी है। अब समझते हैं, देखो क्या होता है विंड स्पीड से। तो पहले तो ह्यूमिडिटी देखते हैं क्या होता था ह्यूमिडिटी में। हमने क्या बोला था कि ये जो आपका कंटेनर है यहां तक लिक्विड है, और इसके बियॉन्ड ये आपकी क्या है, यहाँ पे एयर है, एटमॉस्फेयर है आपका। ठीक है, और इस एयर में, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पहले से क्या मौजूद होते हैं? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। ये रहे आपके। ठीक है, ये आपके कौन से हैं? दीज आर दी वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर। इसी को हम बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जब वाटर वेपर पहले से एयर में ज्यादा होते हैं, तो इवोपरेशन अच्छे से नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वाले वेपर्स ऊपर नहीं जा पाएंगे, इनको ऊपर जाने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो पलट के वापस आ जाएंगे, इवोपरेशन स्लो हो जाएगा। पर हम अभी ह्यूमिडिटी का असर नहीं पढ़ रहे, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया। हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। अब विंड स्पीड से क्या होगा यहाँ पे? मान लो ये प्रोसेस हो रही है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, प्रोसेस हो रही है, और बगल से हवा चलने लग जाए। अब ये आ गई आपकी हवा, दिख रहा है, एरो से बना दे रहा हूं, ये आपकी क्या है? विंड, और खूब स्पीड से आ रही है, तेज स्पीड से चल रही है। तेज स्पीड से मतलब कि यहाँ पे इस विंड की स्पीड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, भाई हवा चल रही है, तेज हवा चलने लग गई मत। तो हवा चलने से क्या होगा? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बहुत ही सिंपल है। देखो, तेज स्पीड से हवा चलने से क्या होगा? अब ये जो हवा है, ये हवा बेसिकली विंड क्या होती है? विंड इज ऑल्सो गैस। भाई हवा जो है आपकी, ये भी तो गैस ही है, और जो वाटर वेपर आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में, वो भी गैसियस पार्टिकल्स हैं।
तो ये जो तेज स्पीड से हवा आ रही है ना, ये हवा अपने साथ इन वाटर वेपर्स को भी उड़ा के ले जाएगी। समझ रहे हो बात को? भाई हवा, तेज हवा चलेगी, तेज हवा के साथ क्या होगा? उस तेज हवा के साथ ही जो वाटर वेपर जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे एयर में, वो भी उस हवा के साथ में मिक्स होकर के यहाँ से चले जाएंगे, उड़ जाएंगे यहाँ से। मतलब अब इस कंटेनर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट थी, उसमें प्रेजेंट जो वाटर वेपर थे वो अब क्या हो गए? कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि जो आपकी विंड थी वो तेज स्पीड से आई और ये सारे वाटर वेपर्स को उड़ा के ले गई। ठीक है, अब सारे तो नहीं ले जाएगी उड़ा के, कुछ कुछ रह गए आपके, इक्का दुक्का रह गए बस, ये देखो, बाकी सारे वाटर वेपर चले गए यहाँ से। यानी कि सीधी सीधी भाषा में विंड स्पीड ज्यादा होने से वाटर वेपर कम हो गए, यानी कि ह्यूमिडिटी क्या हो गई आपकी? ह्यूमिडिटी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि वाटर वेपर हवा के कारण उड़ के चले गए यहाँ से। अब ह्यूमिडिटी कम हो गई, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम हो गए एयर में, मतलब भीड़ कम हो गई, तो अब ये वाटर वेपर आसानी से ऊपर चले जाएंगे। तो खुश हो गए, अरे हमको तो ऊपर ही आना था, हमको पहले जगह नहीं मिल रही थी। यानी कि अब इस केस में जो इवोपरेशन है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। समझ रहे हो बात को? ये नहीं जा पा रहे थे एयर में पहले, क्यों नहीं जा पा रहे थे? क्योंकि एयर की ह्यूमिडिटी पहले ज्यादा थी, बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स थे वहां पे। हवा का झोंका आया, तेज हवा का झोंका, उस हवा के झोंके ने एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर को उड़ा दिया। अब यहाँ पे प्रेजेंट वाटर वेपर की क्वांटिटी कम हो गई, तो इन वाले वाटर वेपर को आसानी हो गई। तो अब ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर हवा में मिल जाएंगे और इवोपरेशन क्या हो जाएगा? फास्टर। तो क्या रिलेशनशिप आई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? देखो, विंड स्पीड ज्यादा होने से इवोपरेशन भी ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों एक दूसरे के। तो इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। तो यही रीजन है कि जब हमको पसीना आता है और जब मस्त हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा, तो पसीना जल्दी सूख जाता है और हमको एकदम रिलैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड के कारण एयर में वाटर वेपर कम हो जाते हैं, तो हमारे पसीने को सूखने में आसानी हो जाती है, इवोपरेशन फास्ट हो जाता है हमारे पसीने का, और पसीना जितनी जल्दी सूखेगा उतनी जल्दी आपको रिलैक्स फील होगा। तो लिख सकते हो यहाँ पे, रेट ऑफ इवोपरेशन increases on increasing wind speed। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी से क्या रिलेशनशिप है विंड स्पीड का? ऐसे भी लिख सकते हो, तो विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी ह्यूमिडिटी उतनी कम हो जाती है। तेज हवा चलने के कारण उमस कम हो जाती है ना, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी अगर विंड स्पीड क्या है? ज्यादा। और ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब ही क्या होता है? ह्यूमिडिटी कम होना मतलब इवोपरेशन बिकम्स फास्टर। तो वही चीज है अल्टीमेटली। तो समझ में आया विंड स्पीड का क्या रिलेशनशिप है? अल्टीमेटली विंड स्पीड इज लिंक टू दी ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई आपकी कहानी विंड स्पीड की। अब इसको लैंग्वेज में लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में तो लिख सकते हो ना। कैसे लिखोगे इसको? कि रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड। व्हाई? बिकॉज व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीजेस, द वाटर वेपर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर बिकम स्वेप्ट अवे, बह जाएंगे, है ना। स्वेप्ट अवे मतलब क्या होगा? वहां से उड़ा ले गया कोई उनको। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज विंड स्पीड, द वाटर वेपर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर बिकम स्वेप्ट अवे, चले जाएंगे वहां से। इसके चलते क्या होगा? मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैन कम इनटू एयर फ्रॉम लिक्विड सरफेस, थस रेट ऑफ इवोपरेशन बिकम्स फास्टर। ये इतना तो लिख सकते हो ना ये लैंग्वेज में। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। ये टॉपिक क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस मैंने बताया। अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा,
ये चैप्टर फिनिश होने के बाद अपन कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस जो होती हैं, जितने भी क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। लास्ट टॉपिक इवापोरेशन का ही एक टॉपिक और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से हो जाएगा, आज चैप्टर खत्म कर देंगे। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये क्या चीज है भाई? अगली हेडिंग लगाएंगे इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, मतलब जब कभी भी कहीं पर इवापोरेशन होगा तो वो एरिया ठंडा हो जाता है। अब ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है इसका, जैसे पसीना आता है ना, स्वेटिंग होती है, तो जब पसीना सूख जाता है तब आप कभी फील करके देखना है, स्किन को टच करके देखना, स्किन ठंडी लगेगी आपको, ठीक है? तो ये किस कारण हो रहा है? इवापोरेशन के कारण। तो इवापोरेशन जनरली कॉजेज कूलिंग। कहीं पर भी अगर इवापोरेशन हो रहा होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप होना मतलब कूलिंग। नाउ व्हाई ये होता क्यों है? व्हाई डज थिंग्स हैपन? फिर से मैं डायग्राम से ही समझाऊंगा इसको भी, डायग्राम से कहानी अच्छे से क्लियर होती है। ये आपका क्या है? एक कंटेनर है, इसमें आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके हो गए बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो हमने क्या बोला था कि ये आपके क्या है? सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर सरफेस मॉलिक्यूल्स। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है? इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ये आपके क्या है? बल्क मॉलिक्यूल्स, ये अंदर में होते हैं, अंदर में होने के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती है, ठीक है? तो ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ही ये सरफेस मॉलिक्यूल कहाँ पर आ गए हैं? सरफेस पे आ गए हैं। और बाकी की काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो भारी भरकम है तो अंदर ही रह गए हैं वो। फिर हमने क्या बोला था कि ये सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा एनर्जी होने के कारण दे बिकम एक्साइटेड, और एक्साइटेड होने पे दे फॉर्म वाटर वेपर, वेपर्स बना लेते हैं और वेपर्स बन के हवा में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। बट सवाल ये उठता है कि इनको एनर्जी मिलती कहां से है? ये एक्सेस एनर्जी ये लिए कहां से? देखो, अभी इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है सरफेस मॉलिक्यूल की, किसके मुकाबले? बल्क मॉलिक्यूल्स के मुकाबले। पर इतनी भी ज्यादा नहीं है कि ये लिक्विड को छोड़ के बाहर चले जाएं। समझो बात को, एक घर में दो भाई बहन है, ठीक है? आपको और आपके और भी ब्रदर्स हैं, मान लो, और भी सिस्टर हैं। सबका नेचर अलग अलग होता है। किसी का नेचर कैसा होता है? कम एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते। और दूसरे आपके भाई बहन कोई ऐसे भी होंगे जो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है, माना एक की काइनेटिक एनर्जी कम है, एक की ज्यादा है, पर अभी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि ये घर छोड़ के चले जाएं, बाहर ही भग जाएं। अगर इनको घर छोड़ के जाना है, अगर इनको बाहर निकलना है तो आपको थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी, लालच देना पड़ेगा, तभी तो जाएंगे बाहर, ठीक है? तो ये जो एक्सेस एनर्जी इन सरफेस मॉलिक्यूल्स को कहां से मिलती है? ये एनर्जी कहां से खींचते हैं? हीट तो कर नहीं रहे हो आप अभी यहाँ। अगर हीट कर रहे होते तो आप बोल देते कि हीट एनर्जी ले ले रहे हैं, तो हीट तो कर नहीं रहे हैं, बिना हीटिंग के होता है आपका फिनोमेना। तो बेसिकली ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एनर्जी कहां से खींचते हैं? ये एनर्जी खींच लेते हैं बाकी मॉलिक्यूल से। भाई इन वाले मॉलिक्यूल्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं? ये आपके जो बल्क मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके पास भी तो काइनेटिक एनर्जी है, माना कम है बट है। तो ये क्या करते हैं सरफेस मॉलिक्यूल? ये बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी चुरा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी खींच लेते हैं इनकी। अब इनकी एनर्जी कम हो जाती है, और ये जो एनर्जी खींचते हैं, ये जो एनर्जी ये खींच रहे हैं बल्क मॉलिक्यूल्स की, ये एनर्जी किस फॉर्म में खींचते हैं? हीट एनर्जी की फॉर्म में। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं लेते इनसे। ये क्या करते हैं? इनसे काइनेटिक एनर्जी चुराते हैं और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है आपका इवापोरेशन में कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो बाहर जाके वेपर्स बना सके,
तो इसलिए ये क्या करते हैं, बाकी बचा हुआ जो लिक्विड का सरफेस होता है या जो बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे एनर्जी थोड़ी सी चुरा लेते हैं। और किस फॉर्म में चुराते हैं ये एनर्जी को, हीट की फॉर्म में। सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी नहीं चुराएंगे, नहीं तो पता चल जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में चोरी करते हैं, पता भी ना चले, चोरी हो भी गई पता भी ना चले। तो हीट की फॉर्म में इस एनर्जी को ये खींच लेते हैं। अब हीट एनर्जी खींच रहे हैं बल्क मॉलिक्यूल से, दैट मीन्स जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ना। भाई आप यहाँ से हीट एनर्जी खींच रहे हो, तो जो रिमेनिंग पोर्शन जहां से हीट एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स ने खींची, अभी हीट एनर्जी खींच के ये तो निकल गए बाहर, इनकी तो एनर्जी ज्यादा हो गई, ये तो चल दिए बाहर। बचे हुए एरिया का हीट लेवल कम हो गया। हीट कम होना मतलब टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कम होना मतलब क्या हो जाएगी, कूलिंग। समझ में आया क्यों होता है इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होती है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हीट एनर्जी बाय सरफेस मॉलिक्यूल। When surface molecules tries to escape, they absorb some amount of heat energy from the remaining molecules. जब सरफेस मॉलिक्यूल एस्केप होने की कोशिश करते हैं तो जाने से पहले वो कुछ हीट एनर्जी बाकी एरिया से खींच लेते हैं, जिससे बचे एरिया का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके कारण कूलिंग होती है। इसी कारण स्किन ठंडी लगती है पसीना सूखने के बाद, क्योंकि पसीना जो सूखा उसमें क्या था, पानी। अब वो पानी जब इवापोरेट हुआ तो इवापोरेट कैसे हुआ होगा, वो उसने आपके स्किन की जो एनर्जी है वो खींच ली हीट के फॉर्म में। तो जहां जहां से हीट एनर्जी चुराई होगी उस मॉलिक्यूल्स ने, वहां वहां ठंडापन आ जाएगा टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण। तो इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं, कहानी क्लियर हो जाएगी। सो इन order to surface molecules in order for surface molecules to escape, या ऐसे बोल सकते हो to leave the liquid, ठीक है। in order for surface molecules to leave the liquid, क्या करना पड़ेगा इनको, it must take some heat energy from remaining molecules। तो यही चीज बोली मैंने अभी, अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को लीव करना है लिक्विड से बाहर निकलना है अगर, तो इनको कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लेनी पड़ेगी रिमेनिंग मॉलिक्यूल से। अब ये रिमेनिंग मॉलिक्यूल से हीट एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग लिक्विड या फिर रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, एज ए रिजल्ट क्या होगा अब आपका, क्योंकि हीट एनर्जी खींच ली इन्होंने बचे हुए मॉलिक्यूल से, तो इसके कारण क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग लिक्विड या मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस, thereby creating a कूलिंग इफेक्ट। इसके कारण क्या होगा, एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। देखो समझ के एक बार, थोड़ा बहुत ग्रामर होगा तो मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑर्डर फॉर सरफेस मॉलिक्यूल्स टू लीव द लिक्विड, अगर सरफेस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड को लीव करना है, घर से बाहर भागना है, तो दे मस्ट टेक सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम रिमेनिंग मॉलिक्यूल। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो है बट इतनी ज्यादा नहीं है कि ये बाहर जा सके, तो इसके लिए ये बचे हुए मॉलिक्यूल से क्या चुरा लेते हैं, हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं चुराते डायरेक्ट, हीट एनर्जी चुरा लेते हैं। हीट एनर्जी चुरा लेंगे तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग लिक्विड, बचा हुआ लिक्विड का टेम्परेचर या मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम, तो इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। So this is why the evaporation causes cooling.
ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो, फिर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, डेली लाइफ के कुछ कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमको इवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता हो। ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिटा दूं? चलो, हो गया बस। देखो, मेरे लेक्चर बाकियों के लेक्चर्स के मुकाबले थोड़े से लेंदी रहेंगे, लगेगा तुम लोगों को लेंदी है, बट आराम आराम से पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों का, बाकी सबका कंटेंट अच्छा है यूट्यूब में, हर कोई अच्छे तरीके से टीच कर रहा है, बट मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, कहीं से किसी प्लेटफॉर्म से किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, तो बेटर ये है ना कि आराम आराम से पढ़ो, उसको स्लोली स्लोली सुन के पढ़ो, हड़बड़ी क्यों करना है। अभी तो आपके पास पूरा टाइम है भाई, जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, नए सेशन से पढ़ रहे हैं, उनके पास तो खूब समय है। तो एक्चुअल क्लासेस की तरह पढ़ो, जैसे प्रॉपर क्लासेस में बैठते हैं, मेरी खुद की कोचिंग क्लास भी है, तो जैसे क्लासेस में बैठते हैं वैसे स्टडी करो इसको। कंटेंट फ्री में मिल रहा है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अब पैसा नहीं देना पड़ रहा आपको, तो आराम से स्टडी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, डे टू डे लाइफ के कुछ कॉमन एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। चलो, तो एक एग्जाम्पल तो वही बताया था स्वेटिंग का। अच्छा, एक एग्जाम्पल पहले वो वाला देख लो कि जब ठंडे पानी का जो ग्लास होता है, जब उसको हम बाहर रखते हैं या बॉटल को बाहर रखते हैं, तो उसके आउटर सरफेस पे पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। वो किस कारण होती हैं? इसी के कारण, इवापोरेशन के कारण। क्योंकि पानी ठंडा है, पानी ठंडा है तो उसके जो वाटर वेपर्स होते हैं, देखो ऐसा क्यों होता है, पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हमको देखने को मिलती हैं, वीसी वाटर ड्रॉपलेट्स, वीसी वाटर ड्रॉपलेट्स on outer surface of ice cold on outer surface of glass containing ice cold water। मतलब एकदम आइस कोल्ड वाटर जो होता है ना, एकदम ठंडा पानी, एकदम फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर, उसका जो ग्लास होता है या उसका जो कंटेनर का जो वॉल होती है, कुछ समय बाद हमको उस कंटेनर की वॉल पे छोटी छोटी पानी की बूंदें देखने को मिल जाती हैं इस तरीके से। अब ऐसा क्यों होता है? इट अकर्स बिकॉज ऑफ इवापोरेशन एंड इट इज लिंक्ड टू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। क्या होता है, देखो, जो आपने ग्लास निकाला, अभी ये ग्लास आपने कहाँ से निकाला? फ्रिज से निकाला होगा। फ्रिज से निकाला है मतलब एकदम ठंडा होगा। अभी इस कंटेनर की जो वॉल्स होंगी वो क्या होंगी? एकदम ठंडी होंगी। ठीक है, देखो ये आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ये ग्लास आपने कहाँ से निकाला है? फ्रिज से निकाला है। ये लो, ये मैंने एक गंदा सा फ्रिज बना दिया, ये आपका है फ्रिज, एक रेफ्रिजरेटर है, इसमें से आपने ग्लास को निकाल के बाहर रखा है पानी पीने के लिए, ये रहा इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो अभी ये ग्लास की कंटेनर की वॉल्स ठंडी होंगी, एकदम टेम्परेचर क्या होगा इसका? कम होगा। ये आपकी क्या है? कंटेनर की वॉल है। तो इन कंटेनर की वॉल्स का टेम्परेचर क्या होगा? अभी कम होगा, मतलब ये ठंडी है, कोल्ड है अभी। अब ऐसे में क्या होगा, इस ग्लास को जब आप बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर पे, कमरे में रखोगे, तो कमरे में क्या होती है? एयर, और एयर के अंदर क्या होते हैं? वाटर वेपर्स। ठीक है, ये आपके क्या हैं? दे आर दी वाटर वेपर्स ऑफ एयर, है ना। हवा के अंदर पहले से भी कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही ये वाटर वेपर ऐसे घूमते हुए आते हैं, और घूमते आते आते जैसे ही ये टकराते हैं इससे, किससे? वॉल ऑफ कंटेनर से जैसे ही आके टकराएंगे, तो वॉल ऑफ कंटेनर तो ठंडी है, उसका टेम्परेचर कम है, तो ये वाटर वेपर भी कंटेनर की वॉल से टकरा के क्या पड़ जाएंगे? ठंडे पड़ जाएंगे। और जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। तो पढ़ चुके हैं अपन, कंडेंसेशन होता है। अगर आप वाटर वेपर को ठंडा कर दो तो वो वापस से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एयर के वाटर वेपर थे, ये ठंडे ग्लास के संपर्क में आके इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब इनका टेम्परेचर कम हो गया तो ये ठंडे होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। ठीक है, और ये लिक्विड की छोटी छोटी बूंदें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको क्या मिल जाएंगी? यहाँ पे टाइनी वाटर
ड्रॉपलेट्स। तो समझ में आया क्यों हुआ ये? इवोपरेशन के कारण हुआ। तो ये एक आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है? स्वेटिंग वाला देख चुके हो क्या? ड्राइंग ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन सरफेस। ड्राइंग ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन सरफेस, जब स्किन सरफेस से स्वेट ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो उसमें भी ठंडा होता है, कूलिंग होती है। दैट इज ऑल्सो इवापोरेशन। रीजन तो मैंने बता ही दिया है कूलिंग क्यों होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पर्सपिरेशन। ये सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में सब में वही लिखना है जो मैंने अभी समझाया था। कूलिंग के पीछे रीजन क्या होता है वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो जाएगा? वो गर्मियों के सीजन में मटका रखते हैं ना अपन, ठंडा हो जाता है पानी जल्दी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मटके जिस मिट्टी से बने होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं उनमें। उन पोर्स के थ्रू जो वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है। भाई मटके में जो मिट्टी होती है उसमें छेद होते हैं, ठीक है। तो उन छोटे छोटे पोर्स से जो वाटर है वो निकल के बाहर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में, इवोपरेशन होने लगता है। इसी कारण देखा होगा मटके में जब हम पानी भरते हैं तो मटका गीला रहता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि उस छोटे छोटे पोर्स में से वाटर वेपर बाहर निकलते हैं। देखो मैं लिखा देता हूं कि वाटर प्लेस्ड इन अर्थन, ठीक है, अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स बोलते हैं उनको, मटका। वाटर प्लेस्ड इन अर्थन पॉट्स, दैट इज मटका, बिकम्स कूलर इन समर सीजन, ठंडे के समय में। समर सीजन में मटके में रखा पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे आपका मटका है, ठीक है, ये आपका मटका है बढ़िया, इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है? पानी भर रखा है, और मटका ऊपर से हम बंद भी कर देते हैं। अब आप बोलोगे बंद कर दिया तो इवोपरेशन कैसे होगा? वही तो चीज है, इवोपरेशन फिर भी होगा यहाँ। क्यों होगा? क्लोज कंटेनर है फिर भी इवोपरेशन होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि जिस मिट्टी से ये बना होता है उसमें ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। अब यहाँ पे मैंने बड़े बड़े छेद बना रखे हैं, बट छोटे छोटे क्या होते हैं इसमें? पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जो आपको नजर नहीं आते। इन पोर्स में से आपका जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो बेसिकली यहां से क्या निकल रहे हैं बाहर? वाटर वेपर्स। एंड सिंस वाटर वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस फॉर्म हो रही है। दैट मीन्स इवापोरेशन हो रहा है, और इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। दैट्स व्हाई पानी भी उसमें रखा हुआ ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। और क्या हो गया? फोर्थ, गर्मियों के सीजन में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़ों में भी कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म होता है। कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो हल्के होते हैं, पतले होते हैं, और उनमें पोर्स होते हैं बहुत सारे। तो पोर्स होने के कारण क्या होगा कि आपका जो पसीना जो भी आएगा आपके शरीर में, समर सीजन में स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो जो स्वेटिंग होगी वो आसानी से सूख सके, ड्राई हो सके स्वेटिंग, इसलिए हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं। कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो स्वेट को इजीली अब्जॉर्ब कर पाते हैं। जितनी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेंगे वो पसीने को, पसीना उतनी जल्दी इवोपरेट हो सकेगा, और कूलिंग इफेक्ट भी आता है आपका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन। पे क्वेश्चंस भी बनते हैं अलग अलग, व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन, या समर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो वी वियर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर सीजन, व्हाई? बिकॉज कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर, because cotton being a good absorber of sweat causes evaporation to become faster. So we wear cotton clothes during summer season. Why? Because cotton being a good absorber of sweat causes evaporation to become faster. Cotton जो होता है वो पसीना जल्दी सूखता है, और पसीना सूख लेगा तो evaporation भी जल्दी होगा।
और इवापोरेशन जितना फास्ट होगा पसीना उतनी जल्दी सूखेगा और ठंडा भी फील होता है हमको। लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, तो बोलेंगे समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट नहीं कर रहे, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, अभी देख लेना एनसीईआरटी में इन पे क्वेश्चन है अलग से। पांचवा एग्जाम्पल, गर्मियों के सीजन में हम क्या यूज करते हैं, डेजर्ट कूलर, मस्त उसमें खस लगी होती है पीछे में, और जब उसको हम ऑन करते हैं, पंप चालू करते हैं तो कितना ठंडा लगता है। तो डेजर्ट कूलर को अगर आप विंटर सीजन में या किसी नॉर्मल सीजन में चलाओगे ना तो इतना ठंडा नहीं करते वो जितना समर सीजन में करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेजर्ट कूलर cools much better on a hot dry day, जब आपका किसी दिन गर्मी ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी कम होती है, हॉट मतलब गर्मी ज्यादा, ड्राई मतलब ड्राई एयर, ह्यूमिडिटी कम है, तो ऐसे में डेजर्ट कूलर सबसे अच्छी तरह से काम करते हैं, मस्त ठंडा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक तो एयर में गर्मी ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने से इवैपोरेशन फास्ट हो जाता है। एयर ड्राई भी है, ड्राई मतलब ह्यूमिडिटी भी कम है, तो इन दोनों चीजों के चलते इवैपोरेशन की रेट फास्ट हो जाती है। तो जो भी आपका पानी खस के ऊपर गिरेगा, टटियां लगी होती हैं, खस लगी होती हैं, उन पे जो भी पानी गिरेगा वो पानी आसानी से इवैपोरेट कर जाएगा, और इवैपोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग होता है ना। इसी कारण से जब पंखा चलता है तो पीछे से जो हवा खिंचती है वो हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जैसे ये आपका कूलर है, ठीक है, ये आपके फैन लगे हुए हैं, ये आपका एक कूलर है इस तरीके से, और ये पीछे में क्या लगी हुई है, खस लगी हुई है, चारों तरफ लगी होती है खस, और इन खस में से क्या बहता रहता है, पानी। ये पानी की बूंदें बना रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेना, ठीक है, वाटर की ड्रॉप्स हैं। तो पानी जैसे ही इस खस के संपर्क में आएगा तो खस जो होती है वो भी एक अच्छा एब्जॉर्बर है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है एक खस। और चूंकि आपका एयर कैसी है, एक तो हॉट है और एक एयर आपकी ड्राई है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, इवैपोरेशन बिकम्स फास्टर। ये जो पानी खस ने एब्जॉर्ब किया था इसका इवैपोरेशन ज्यादा तेजी से होगा, और इवैपोरेशन जब भी होता है तो कूलिंग होती है। तो ये आपकी जो खस है ना, ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब आपने चलाया आगे से पंखा चलाएंगे तो पंखा क्या करेगा, पीछे से हवा खींचेगा, तो जो भी एयर यहाँ से निकल के आएगी, यही तो एयर है जो आपको मिलती है आगे, ठीक है, ये जो एयर पंखा खींचता है यही एयर आपको आगे में मिलती है। ये खड़े हो आप, मस्त हवा ले रहे हो, ठीक है, बड़े पैर बना दिए। तो ये जो एयर खस से निकल के गई, अब ये एयर क्या हो जाती है, कूल्ड एयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवैपोरेशन हो रहा था, इवैपोरेशन के कारण इतनी एरिया का टेम्परेचर कम था, तो जो एयर उसमें से क्रॉस करके गई वो भी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी ठंडी हवा हमको फील होती है। सो दैट इज वाई डेजर्ट कूलर कूल्स मच बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। तो ये हो गया अपना टॉपिक फिनिश, चैप्टर इज ओवर, कंप्लीट चैप्टर खत्म, मैटर इन अवर सराउंडिंग का। अब मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बताने के लिए बचा है। लास्ट में दो टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिनके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो आज चैप्टर खत्म, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हमने डील करी, सब मैकेनिज्म समझे हमने डायग्राम्स के साथ, नहीं तो लाइन लिख के याद करके चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। समझ के लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म। अब एक लेक्चर और लूंगा मैं इस पे, जिसमें अपन इसमें क्वेश्चंस करेंगे, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स देखेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अब हम, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, वो भी अच्छा चैप्टर है। चलो तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।